Hello guys, welcome to the Simple Electrical channel. So today I am going to discuss with you a ESPCL Junior Engineer Electrical paper with solution in detail. So this is the actual paper which was conducted on 18 December 2019 and this is a evening shift paper. So watch the video till the end because इस वीडियो के अंदर मैंने अदर ऑप्शंस ऑफ आंसर्स को भी डिटेल के अंदर डिस्कस किया है. लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. जैसे कि आप देख सकते हैं आपको वीडियो के राइट हैंड साइड पे क्वेश्चंस विद आंसर डिस्प्ले हो रहे हैं. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रो RHO इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल. आपको पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L बाई A, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द मटेरियल हुज यूनिट इज मीटर, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल हुज यूनिट इज मीटर स्क्वायर, R इज द रेजिस्टेंस हुज यूनिट इज ओम, and rho is a resistivity of the material whose unit is ohm meter. क्लियर है इतनी बात. तो अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम. नेक्स्ट ऑप्शन सबसे पहले हम देखेंगे कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल. जो कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल है उसको हम सिग्मा से डोनेट करते हैं और इट इज इक्वल टू द 1 बाय रो. क्लियर है इतनी बात. तो ये क्या होगा हमारा कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल. ठीक है. तो रेजिस्टेंस को हम इस तरह भी लिखेंगे 1 बाय रो है तो L A बाय सिग्मा ऐसे करके हम लिखेंगे. तो ये क्या हो जाएगा अब कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल. क्लियर है इतनी बात. तो नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे परमेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल. परमेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल का सिंबल क्या होता है म्यू, विच इज इक्वल टू द म्यू नॉट म्यू आर. म्यू नॉट इज अ परमेबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस और वैक्यूम. क्लियर है इतनी बात. फ्री स्पेस और वैक्यूम. इसको मैं ऊपर लिख देता हूं. म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, वेयर म्यू नॉट इज अ परमेबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस और वैक्यूम एंड म्यू आर इज अ रिलेटिव परमेबिलिटी. क्लियर है इतनी बात. और जो परमेबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस और वैक्यूम है इसकी वैल्यू फिक्स होती है विच इज इक्वल टू द 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 हेनरी पर मीटर. क्लियर है इतनी बात. तो म्यू इज अ परमेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, म्यू नॉट इज अ परमेबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस और वैक्यूम. या परमेबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस और वैक्यूम फोर्थ ऑप्शन आप देख सकते हैं दिया हुआ है. तो उसका सिंबल म्यू नॉट है. म्यू आर इज अ रिलेटिव परमेबिलिटी एंड सिग्मा इज अ कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल. क्लियर है इतनी बात. तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना. तो कौन सी ऐसी लैंग्वेज है हाई लेवल जो कि दोनों चीजों को सपोर्ट करती है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को. तो सबसे पहले आप ऑप्शंस के अंदर देखिए कि चारों की चारों जो लैंग्वेज है वो चारों ही हाई लेवल लैंग्वेज हैं. समझ गए इतनी बात को. तो C++ जो होगा वो हमारा आंसर होगा. अब बाकी के ऑप्शंस को भी देखते हैं. फोर्ट्रेन स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन. ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है और ये कहाँ यूज होती है. ये यूज होती है साइंटिफिक और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के अंदर. साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के अंदर फोर्ट्रेन लैंग्वेज जो होती है वो हम यूज करते हैं. और नेक्स्ट जो है वो कोबोल है. कोबोल मतलब कॉमन बिजनेस कोबोल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज. कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज. ये आपको मैं लैंग्वेजेस के फुल फॉर्म बता रहा हूं ताकि अगर बाय चांस किसी और पेपर के अंदर ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो आपको पता हो. तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज. और ये लैंग्वेज कहाँ यूज होती है. ये यूज होती है फाइनेंशियल बिजनेस के अंदर. क्लियर है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं. द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डज नॉट डिपेंड अपॉन. तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं जिसके अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम जो जनरेट करते हैं वाटर से, तो वो उसकी जो जनरेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है. ध्यान से पढ़ना. क्वेश्चन डज नॉट पूछा है कि किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो जनरेशन है किसकी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की, किसके ऊपर डिपेंड करती है. वॉल्यूम ऑफ अ वाटर. क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट होता है वो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है. तो किसके ऊपर डिपेंड करती है जनरेशन. वॉल्यूम ऑफ अ वाटर. उसके बाद क्या है हाइट और हेड ऑफ वाटर,
ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ कि कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है। जैसे सपोज करो ऐसे करके मेरा डैम बना हुआ है, यहाँ पर पानी मेरा स्टोर हो रहा है, तो कितनी ऊंचाई से मेरा जो पानी है वो नीचे को मूव कर रहा है। तो जितनी ऊंचाई होगी उतना वाटर का पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी ही हम हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। समझ गए इतनी बात। तो दो, एक तो वॉल्यूम ऑफ अ वाटर, एक हाइट और हेड ऑफ अ वाटर। तीसरी चीज क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ अ वाटर, स्पेसिफिक वेट ऑफ अ वाटर। ठीक है, तो ऑप्शंस में कौन सा इन तीनों में से नहीं है, तो एफिशिएंसी ऑफ इवेपोरेटर है, वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जनरेशन, इसकी डिपेंड एफिशिएंसी ऑफ इवेपोरेटर पे डिपेंड नहीं करती। सो जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द डी टाइप फ्लिप फ्लॉप इज अ मॉडिफाइड एसआर फ्लिप फ्लॉप विद द एडिशन ऑफ इन्वर्टर। व्हाट डज द लेटर डी मीन्स। सो डी फ्लिप फ्लॉप जो होता है उसमें डी का मतलब क्या होता है, डी स्टैंड्स फॉर डिले फ्लिप फ्लॉप। और जो ये डी फ्लिप फ्लॉप है इस पे मैंने वीडियो अपनी डिटेल के अंदर बना रखी है, आप चैनल पे जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। In a capacitor start motor, if C1 is a capacitance required for a best starting torque and C2 is a capacitance required for the running characteristic, then तो ये किसकी बात कर रहा है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की बात कर रहा है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो इसके लिए हमें कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का कंसेप्ट आना चाहिए। और इसमें ये भी दिया गया है कि C2 इज अ कैपेसिटर रिक्वायर्ड फॉर द बेस्ट रनिंग कैरेक्टरिस्टिक। मतलब दो कैपेसिटर यूज हो रहे हैं, एक तो C1 जो कि स्टार्टिंग के लिए होगा और जो C2 होगा वो रनिंग के लिए होगा। तो ये कौन सा मोटर है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है। समझ गए इतनी बात को। तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर कैसे दिखती है, तो देखो इसके अंदर दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक होती है ऑक्सिलरी वाइंडिंग और एक होती है मेन वाइंडिंग। इसके अंदर जो कैपेसिटर लगे होते हैं वो पैरेलल के अंदर लगे होते हैं। ये कौन सा रनिंग कैपेसिटर है जिसको हम क्या लिखेंगे, C2। और जो स्टार्ट का कैपेसिटर लगा होता है वो स्विच के साथ लगा होता है। ये हो गया हमारा स्टार्ट वाला कैपेसिटर। ठीक है, जिसको हम क्या लिखेंगे, C1। समझ गए इतनी बात को। तो जो दो कैपेसिटर हैं वो पैरेलल के अंदर कनेक्ट हैं। सो क्या होता है, जब हम एक कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के टाइम पे हमें हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है। तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए हमें हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हाई करंट की रिक्वायरमेंट के लिए जो हमारा रिएक्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रिएक्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए स्टार्टिंग टाइम में, एट अ टाइम ऑफ स्टार्टिंग। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि स्टार्टिंग टाइम में हमें जो करंट चाहिए होता है वो हाई चाहिए होता है मोटर को स्टार्ट करने के लिए। तो उसके लिए जो हमारा रिएक्टेंस होगा वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, 1/2πfc। ये C कौन से वाला है, ये स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, एट अ टाइम ऑफ स्टार्टिंग। तो कैपेसिटर भी कौन सा होगा, स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा। समझिए। तो XC हमें कम चाहिए, XC कम चाहिए के लिए लेने के लिए हमें जो कैपेसिटर होगा उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। दैट मीन्स जो हमारा C1 है वो क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। जो C1 कैपेसिटर है वो हमारा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात को समझिए। और एट द टाइम ऑफ रनिंग, जब हमारा कैपेसिटर रन करता है उस टाइम पे जो हमारा ये जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो हम रिमूव कर देते हैं। कब रिमूव करते हैं, जब हमारी मोटर 60 to 70% तक स्पीड को अटेन कर लेती है, तब हम ये स्टार्टिंग कैपेसिटर रिमूव कर देते हैं। उस टाइम हमारा सिर्फ रनिंग कैपेसिटर ही इसका कंसिडर होता है। तो रनिंग एट द टाइम ऑफ रनिंग जो हमें करंट चाहिए होता है वो क्या चाहिए होता है, कम चाहिए होता है। एट द टाइम ऑफ रनिंग जो हमारा करंट चाहिए हमें क्या चाहिए, कम चाहिए। उसके लिए जो हमारी XC रिएक्टेंस की वैल्यू चाहिए वो हमें लार्ज चाहिए। तो XC की वैल्यू क्या होती है, 1/2πfc। और अगर हमें रिएक्टेंस लार्ज चाहिए तो कैपेसिटेंस हमें क्या चाहिए होगा, स्मॉल चाहिए होगा। और ये कौन सा कैपेसिटेंस है, ये रनिंग टाइम की मैं बात कर रहा हूं, तो ये भी कैपेसिटर कौन सा होगा, रनिंग कैपेसिटर होगा। डेट मीन्स C2। तो जो C2 की वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और C1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए। तो ऑप्शंस के अंदर आप चेक कीजिए कहां पर है C1 की वैल्यू लार्ज C2 से। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, C1 इज मच लार्जर देन C2। तो ये रीजन होता है कि हमारा जो C1 होता है कैपेसिटर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग वो लार्ज चाहिए होता है, और जो कैपेसिटर एट द टाइम ऑफ रनिंग वो क्या चाहिए होता है, स्मॉल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। द नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अराउंड द क्लोज्ड सर्किट लूप इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स अराउंड द लूप। द लॉ इज कॉल्ड। तो ये लॉ कौन सा है, किरचॉफ सेकंड लॉ है। देखो कैसे मैं एक सर्किट को कंसीडर कर रहा हूं जिसके अंदर दो रेजिस्टेंस को मैं सीरीज के अंदर कनेक्ट कर रहा हूं, R1 एंड R2, एंड दिस इज आवर वोल्टेज।
तो ये मेरा क्या हो गया वोल्टेज, और इधर से मेरा क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है कि ओवरऑल जो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है इट इज इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस। क्लियर है इतनी बात? तो हम बाकी के ऑप्शंस भी चेक करेंगे। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है, किरचॉफ हमारा फर्स्ट लॉ कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग अ लूप और the algebraic sum of all the current entering or leaving a node is equal to 0। मतलब क्या है कि algebraic जो sum है किसका, algebraic sum of all currents entering or leaving the node, entering or leaving node is equal to 0। सपोज करो ये मेरा नोड है, तो इसके अंदर जो करंट आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, ये करंट आ रहा है इस नोड में और ये करंट यहां से जा रहा है, फिर से आ रहा है, ऐसे करके मैं बना रहा हूं करंट को I4। तो अलजेब्रिक सम ऑफ सारे करंट्स का है, देखो कैसे, जो एंटरिंग नोड होगा उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव साइन के साथ, और जो लीव करेगा उसको हम किस साइन के साथ कंसिडर करते हैं, नेगेटिव साइन के साथ। तो I2 लीव कर रहा है, I3 नोड के अंदर आ रहा है और I4 फिर से लीव कर रहा है। तो जो लीविंग होगा उसको हम किससे कंसिडर करेंगे, नेगेटिव के साथ, और जो एंटर कर रहा होगा नोड के अंदर उसको हम विद पॉजिटिव साइन के साथ कंसिडर करेंगे। तो ओवरऑल जो हमारा आंसर होगा कि जो अलजेब्रिक सम है I1 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। क्लियर है इतनी बात? तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, whenever a conductor is current carrying conductor is placed in a uniform magnetic field it experience a force। क्या कि अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को, और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से शो करेंगे। कैसे, देखो, जो हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है उसके अंदर हम 3 फिंगर्स को कंसिडर करते हैं, मतलब 1 थंब एंड 2 फिंगर्स। ठीक है, तो ये जो फिंगर होती है मिडल फिंगर, ये क्या दिखा शो करती है, हमारी वोल्टेज एंड करंट। क्लियर है, ये वोल्टेज और करंट को शो करेगी, कौन सी, मिडल फिंगर। और ये क्या शो करेगी, सेकंड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी। और जो थंब होगा वो क्या पॉइंट करेगा, फोर्स, टॉर्क, मोशन। 3 चीजें क्या करेगा, फोर्स, टॉर्क एंड मोशन। ये कौन पॉइंट करेगा, थंब। ठीक है, और जो मिडल फिंगर होगी डेट मीन्स थर्ड फिंगर, ये किसको पॉइंट करेगी, ये करंट एंड वोल्टेज को पॉइंट करेगी। क्लियर है, और जो सेकंड फिंगर होगी वो क्या दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को। और ये रूल लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों के लिए इम्प्लीमेंट है। जो राइट हैंड थंब रूल होता है उसमें भी ये जो होगी फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड को, वोल्टेज एंड करंट, टॉर्क, फोर्स एंड मोशन। ठीक है, क्लियर है। बट इसके अंदर एक और डिफरेंस होता है कि जो लेफ्ट हैंड थंब रूल होता है वो मोटर पे इम्प्लीमेंट होता है और राइट हैंड थंब रूल इम्प्लीमेंटेड ऑन जनरेटर। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जो जनरेटर के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा वो राइट हैंड थंब रूल होगा और जो मोटर के ऊपर होगा वो लेफ्ट हैंड थंब रूल होगा। क्लियर है इतनी बात? तो लेंज़ लॉ क्या कहता है, नेक्स्ट ऑप्शन जो है लेंज़ लॉ। लेंज़ लॉ क्या कहता है, व्हेन अ ईएमएफ इज जनरेटेड बाय द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, when a EMF is generated by the change in magnetic flux, the polarity of an induced EMF is such that it produces a current। चलो मैं लिख देता हूं, when a EMF is generated by the change in magnetic flux, the polarity of induced EMF is such that it produces a current whose magnetic flux oppose the change which produces it। सिंपल वे में मैं आपको समझाता हूं, जब भी किसी कॉइल के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होती है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होने से उसके अंदर करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। तो जो करंट फ्लो होता है तो वो करंट अपनी खुद की एक फ्लक्स बनाएगा। तो जो
उस करंट की वजह से जो फ्लक्स बनी है वो फ्लक्स उस चीज को अपोज करेगी जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है कॉइल के अंदर। क्लियर है इतनी बात? तो जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द रेशियो ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, जो सम है इंडिविजुअल डिमांड ओवर द मैक्सिमम डिमांड, ये किसका फॉर्मूला है? सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड टू द मैक्सिमम डिमांड, ये किसका फॉर्मूला है? डाइवर्सिटी फैक्टर का। डाइवर्सिटी फैक्टर का मैं आपको सारे फैक्टर इधर बता देता हूं डिटेल के अंदर। जो लोड फैक्टर होता है, लोड फैक्टर, इसको हम कहते हैं एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड और पीक लोड। मैक्सिमम डिमांड कह लो चाहे पीक लोड कह लो, दोनों एक ही बात है। उसके बाद है हमारा कौन सा है? डिमांड फैक्टर। पहले हम डिमांड फैक्टर देखेंगे। डिमांड फैक्टर, इट इज अ रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड टू द टोटल कनेक्टेड लोड। तो ये जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ, ये पूरे फॉर्मूलेज ना आप नोट करके रख लेना, बिकॉज जब भी जेई का पेपर होता है, चाहे वो एसएससी जेई हो चाहे पीएसपीसीएल जेई हो, जो भी जेई का पेपर होता है उसके अंदर फैक्टर्स जरूर हमेशा एक नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद क्या है हमारा? यूटिलाइजेशन फैक्टर भी आप समझ लें। यूटिलाइजेशन फैक्टर, इट इज अ रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड टू द रेटेड कैपेसिटी ऑफ अ पावर स्टेशन। रेटेड कैपेसिटी ऑफ अ पावर स्टेशन। क्लियर है इतनी बात? एक मैं और आपको फैक्टर बताऊंगा, पावर फैक्टर। जो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर होगा वो हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर है। पावर फैक्टर, इसको हम कैसे लिखते हैं? cos फाई से, ठीक है, विच इज इक्वल टू द पावर विच इज इन वॉट डिवाइडेड बाय वोल्टेज इनटू करंट, जिसको हम क्या लिखते हैं? वोल्ट एम्पेयर। क्लियर है? तो इट इज अ रेशियो ऑफ पावर डिवाइडेड बाय द वोल्टेज एंड करंट, सम प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जल्दी से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। ये देखो इतना बड़ा क्वेश्चन जो दिया है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। 1 किलोवोल्ट एम्पेयर, 230 किलोवोल्ट एम्पेयर, 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैज अ एडी करंट लॉस ऑफ 30 वॉट। द एडी करंट लॉस व्हेन द ट्रांसफॉर्मर इज एक्साइटेड बाय द डीसी सोर्स ऑफ द सेम वोल्टेज। तो ट्रांसफॉर्मर की बात हो रही है। आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मर को जब हम सबसे पहले आप ये देखिए कि एडी करंट लॉस जो है वो हमारा किसकी वजह से होता है? एडी करंट लॉस ही पूछा ना सबसे पहले। एडी करंट लॉस जो है वो आई स्केयर आर लॉस होता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जो एडी करंट लॉस होगा वो कौन सा लॉस होगा? आई स्केयर आर लॉस। और ये आई स्केयर आर लॉस किसकी वजह से आता है ट्रांसफॉर्मर के अंदर? ड्यू टू एसी करंट। जब हम ट्रांसफॉर्मर को एसी करंट देते हैं तो हमारा जो लॉस होगा, जो कोर के अंदर फ्लो करेगा, ये जो एडी करंट लॉस है ये किसके अंदर फ्लो करता है? ट्रांसफॉर्मर की कोर के अंदर फ्लो करता है। ट्रांसफॉर्मर की कोर के अंदर फ्लो करता है। कैसे? जैसे सपोज करो मैंने जो कोर है उसको, जब उसके अंदर हम करंट फ्लो करते हैं तो करंट फ्लो करने की वजह से फ्लक्स इंड्यूस हो जाता है। जब उसके अंदर फ्लक्स इंड्यूस होगा तो ईएमएफ ऑटोमेटिकली इंड्यूस होगी, क्योंकि जो फ्लक्स होगा वो चेंजिंग फ्लक्स होगा, क्योंकि करंट भी हमारा चेंजिंग है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसकी वजह से जो कोर के अंदर है वो करंट आ जाएगा। कोर के अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाता है। जब वो करंट प्रोड्यूस होता है तो वो क्या होता है? जो कोर होगा हमारा गर्म होना शुरू हो जाएगा, हीट होना शुरू हो जाएगा। तो जो करंट जो होगा, वो जो वेस्ट होगा हीट की फॉर्म में, उसको हम क्या कहते हैं? आई स्क्वायर आर लॉस। वो क्या होता है? एडी करंट लॉस होता है। समझिए इतनी बात को। तो ये एडी करंट लॉस कब होता है? जब ट्रांसफार्मर के अंदर एसी करंट फ्लो हो। और पूछा क्या गया, जब हम ट्रांसफार्मर को डीसी सोर्स देंगे तो हमारा एडी करंट लॉस क्या होगा? तो जब पता ही है कि एडी करंट लॉस एसी करंट की वजह से होता है, तो डीसी सोर्स देंगे तो उसमें एडी करंट लॉस क्या हो जाएगा? जीरो वॉट। क्लियर है इतनी बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जल्दी से देखते हैं। इट इज एडवाइजेबल, क्वेश्चन नंबर 9, इट इज एडवाइजेबल टू स्टार्ट द डीसी मोटर सीरीज मोटर विद सम लोड। डीसी सीरीज मोटर को लोड पर ही क्यों स्टार्ट किया जाता है? बिकॉज जब मोटर के ऊपर नो लोड होगा, देखो जब मोटर के ऊपर नो लोड हो
मतलब कोई भी लोड कनेक्ट नहीं है, तो उस केस के अंदर क्या होगी, जो मोटर होगी वो करंट क्या ड्रॉ करेगी सप्लाई से, बहुत स्मॉल करंट ड्रॉ करेगी सप्लाई से। क्लियर है? जब लोड ही नहीं होगा तो करंट जो होगा वो क्या होगा, सप्लाई से बहुत स्मॉल लेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, क्योंकि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, सो जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, बहुत लो वैल्यू में प्रोड्यूस होगा, बहुत कम प्रोड्यूस होगा। तो फ्लक्स कम प्रोड्यूस होने के कारण जो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाई इंटू एन, वेयर एन इज अ स्पीड। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी मोटर के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, फ्लक्स एंड स्पीड। स्पीड को हम कैसे लिखेंगे, 1/5। हम क्या मान के चल रहे हैं, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो क्या है, कांस्टेंट ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो क्या होगा, अब जो हमारी स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के। अगर फ्लक्स लो होगी तो हमारा जो स्पीड होगी मोटर की वो लार्ज हो, सो द मोटर विल रन एट अ वेरी हाई स्पीड, जिसके कारण मोटर की इंसुलेशन फेलियर होने के चांसेस ज्यादा हैं। क्लियर है इतनी बात? तो जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द बूलियन अलजेब्रा इज फॉल्स। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है कि उसने फॉल्स पूछा है, ट्रू नहीं पूछा। तो आपको पता होगा कि x प्लस एक्स बार क्या होता है, वो कॉम्प्लीमेंट 1। ठीक है, 1 प्लस एक्स, 1 के अंदर कोई भी चीज ऐड करोगे, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट हो चाहे वो 1 प्लस एक्स हो, तो वो दोनों क्या होंगे, 1 होंगे हमेशा। ठीक है, तो अब हम इस एक्सप्रेशन को भी देख लेते हैं। x इंटू एक्स का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो x इंटू एक्स का कॉम्प्लीमेंट प्लस x। जब x इंटू एक्स का कॉम्प्लीमेंट होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, 0 के साथ, 0 प्लस एक्स, तो आंसर क्या आ जाएगा, x। तो दैट मीन्स ये आंसर भी ट्रू है। लास्ट वाला देखते हैं, x इंटू एक्स का कॉम्प्लीमेंट प्लस x कॉम्प्लीमेंट y। जब इसको हम खोलेंगे, देखो कि कैसे करूंगा मैं इसको, x कॉम्प्लीमेंट दोनों में से मैं कॉमन ले लूंगा, 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई, 1 में किसी चीज को भी ऐड करोगे तो वो क्या रह जाएगा, 1। तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल x इंटू एक्स का कॉम्प्लीमेंट इंटू 1, तो x इंटू एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0। जबकि आंसर में हमें क्या दिया, इक्वल टू 1। तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, 4। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, एमेच्योर रिले इज अ वोल्टेज कंट्रोल डायरेक्शनल रिले। तो ये वोल्टेज कंट्रोल डायरेक्शनल रिले होती है। एमेच्योर रिले का अदर नेम आपको पता है क्या होता है, एडमिटेंस रिले, एडमिटेंस रिले। और ये कौन सी, ये रिले कौन सी मतलब ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज की जाती है, लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस के लिए यूज की जाती है, इट इज यूज फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कौन सी लाइन, कौन सी रिले यूज की जाती है, तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रिएक्टेंस रिले को हम यूज करते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन। और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम कौन सी यूज कर, सॉरी मीडियम डिस्टेंस के लिए हम कौन सी यूज करते हैं, मीडियम के लिए हम कौन सी यूज करते हैं, इम्पीडेंस रिले। तो ये 3 रिले आपको पता होनी चाहिए कि एमेच्योर रिले को भी एडमिटेंस रिले भी कहा जाता है। तो इम्पीडेंस रिले इज यूज फॉर मीडियम, रिएक्टेंस इज फॉर शॉर्ट एंड एमेच्योर इज फॉर लॉन्ग। एंड एमेच्योर रिले इज अ वोल्टेज कंट्रोल्ड डायरेक्शनल रिले। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। द सीआरटी डिस्प्ले इज मेड अप ऑफ स्मॉल पिक्चर एलिमेंट्स कॉल्ड द पिक्सल, द डैश द पिक्सल, द डैश द इमेज क्लैरिटी और रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्ले। तो सीआरटी डिस्प्ले होती कौन सी है, सीआरटी स्टैंड्स फॉर द कैथोड रे, सीआरटी स्टैंड्स फॉर द कैथोड रे ट्यूब। तो सीआरटी डिस्प्ले के अंदर क्या होगा कि अगर हम स्मॉलर पिक्सल्स को यूज करेंगे ना तो बेटर इमेज क्लैरिटी मिलेगी। द स्मॉलर द पिक्सल द बेटर द इमेज क्लैरिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 2 resistor of 40 ohms are connected in series. A wire of negligible resistance is connected in shunt across the combination. The effective resistance will be। तो 2 रेजिस्टेंस जो हैं हमारे सर्किट के अंदर सीरीज के अंदर कनेक्ट हैं, कौन से, 40 ohms के 2 रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर कनेक्ट हैं। अगर वो बोल रहा है कि अगर मैं एक शंट में, अगर नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस की जो वायर है, नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल,
तो उसकी जो वायर है अगर मैं दोनों रेजिस्टेंस के शंट में कनेक्ट कर दूं तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, वो पूछ रहा है इफेक्टिव ओवरऑल रेजिस्टेंस। तो देखो जैसे कि आपको पता है कि जो ये शंट वायर होती है तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 0। क्लियर है। तो इसको मैं आपको दो मेथड से पढ़ाऊंगा। देखो R1 प्लस R2 इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या बनेगा, 40 प्लस 40 80 ओम, और 80 पैरेलल विद 0, 80 पैरेलल विद 0 क्या होगा, 0/80 मतलब 0 ओम। तो हमें जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल गया, ओवरऑल जो रेजिस्टेंस मिला वो क्या मिला, 0 ओम। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो शंट वायर का रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 0। और उसने बोला भी है क्वेश्चंस के अंदर कि नेग्लिजिबल मतलब 0 रेजिस्टेंस है। क्लियर है इतनी बात। तो इसको मैं दूसरे मेथड से भी आपको बताता हूँ। देखो जो ये शंट वायर होती है इसका वोल्टेज क्या होता है, 0। वोल्टेज क्या होगा, 0। और पैरेलल में वोल्टेज क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ओवरऑल इसकी वोल्टेज क्या होगी, 0। क्लियर है। तो ओवरऑल जो वोल्टेज होगी इधर भी क्या होगी, 0। और V इज IR आपको पता है। अब रेजिस्टेंस जो होगा V/I, वोल्टेज जो मर्जी हो, तो वोल्टेज 0 है, करंट जो मर्जी हो, रेजिस्टेंस तो हमारा क्या मिलेगा, हमें ओवरऑल 0 ही मिलेगा ना। तो जब भी कभी रेजिस्टेंस के पैरेलल में आप शंट वायर देखो नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस की, तो ओवरऑल जो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0। और इनकी वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, ओवरऑल 0, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है। क्लियर है इतनी बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट सिंबल्स, डिजिट्स एंड कैरेक्टर्स आर यूज्ड इन द बेस n नंबर सिस्टम। तो इसका जो आंसर होगा वो n होगा। कैसे n होगा, सपोज करो मेरे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर मीन्स उसकी बेस पावर क्या होती है, 2। तो ब्रैकेट के अंदर मैं कितने डिजिट्स लिख सकता हूँ या कैरेक्टर्स लिख सकता हूँ, सिर्फ 2 ही लिख सकता हूँ। कौन से, या 0 1 1 0, 2 से ज्यादा नहीं लिख सकता मैं कैरेक्टर्स को। क्लियर है इतनी बात। तो जितने का बेस होगा उतने ही हम ब्रैकेट्स के अंदर डिजिट्स और कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। समझ गए इतनी बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इन IP क्लास C एड्रेस द हाईएस्ट 3 हायर ऑर्डर बिट्स ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेट आर सेट टू 110। ये कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस हैं, बिकॉज डिप्लोमा में भी कंप्यूटर होता है। CPA आपको अगर पता होगा सब्जेक्ट, कंप्यूटर प्रोग्राम एप्लीकेशंस, और बीटेक के अंदर भी क्वेश्चंस होते हैं, और बीटेक के अंदर भी सब्जेक्ट होता है तो कंप्यूटर्स का। तो ये इसलिए जेईई के पेपर में इस बार कंप्यूटर भी आया। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन ऑफ विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट हैव द एरो ग्लास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका आंसर क्या होगा, स्टार्टर, विंडोज स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर फॉर द हाउस वायरिंग इज यूजली एक्सप्रेस्ड एज। आपको पता है क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसकी, जो हम हाउस वायरिंग के अंदर यूज करते हैं, उसका एरिया हम किसके अंदर मेजर करते हैं, मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर। क्लियर है इतनी बात। और हाँ जी, मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर हम मेजर करते हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, a 3-phase induction motor run at almost 1000 rpm at no load and 950 rpm at full load when supplied with the power from 50 Hz 3-phase line. The frequency of rotor voltage। देखो कितना लेंथी क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ स्टेटमेंट्स ऐसे ही दे रखी हैं। देखो ऊपर जो Hz था वो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, जैसे कि आप देख रहे हो इधर 50 Hz लिखा, तो डेट मीन्स वो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, मैं बताना भूल गया। तो क्वेश्चन नंबर 18, अब देखो यहाँ क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर वोल्टेज पूछी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर वोल्टेज पूछी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इंडक्शन मोटर है, और इंडक्शन मोटर के अंदर हम सप्लाई किसको देते हैं, स्टेटर को देते हैं। ठीक है। तो स्टेटर की फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दे रखी है, स्टेटर की फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी दे रखी है, 50 Hz। क्लियर है। और हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर पूछा है, तो रोटर की फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मोटर में फॉर्मूला होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर इज इक्वल टू SF स्टेटर। तो ये जो S है, S स्टैंड्स फॉर स्लिप एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्लिप को। स्लिप को क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखा है, तो स्लिप की जो वैल्यू होगी वो क्या, स्लिप का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, स्पीड एट नो लोड माइनस स्पीड एट फुल लोड डिवाइडेड बाय द स्पीड एट नो लोड। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, N स्टैंड्स फॉर स्पीड। क्लियर है इतनी बात। तो स्पीड एट नो लोड कितनी दे रखी है, 1000 RPM माइनस 950 RPM डिवाइडेड बाय 1000। तो ये क्या आ जाएगा, 50/1000, 1/20। क्लियर है।
तो अब जो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर हो गया 1/20 इंटू स्टेटर की फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 50, 0 से 0 एंड 2.5 हर्ट्ज। तो आंसर हमारा क्या होगा 2.5 हर्ट्ज, which is the option number first. So our option number first is correct. So question number 19 की तरफ मूव करते हैं. Which of the following is a combinational circuit designed to switch one of the several input lines to the single output common output lines? So the answer is मल्टीप्लेक्सर। अब मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, देखो मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट शुरू कर रखा है अपने चैनल के ऊपर, तो मैं मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर को भी कवर करूंगा। उस चैनल पे मैंने फुल एडर और फ्लिप फ्लॉप को ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। तो मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, देखो मल्टीप्लेक्सर होता है जिसके अंदर कई इनपुट लाइंस होती हैं, कई इनपुट लाइंस होती हैं I1 से लेकर, सपोज कर लो मैं I0 से लेकर IM-1 तक, और एक ही आउटपुट लाइंस होती है, एक ही आउटपुट लाइन होगी। क्लियर है इतनी बात को, ठीक है। तो ये जो इनपुट लाइंस होगी वो कौन सी इनपुट लाइन आउटपुट के ऊपर जाएगी वो कौन डिसाइड करेगा, सिलेक्ट लाइंस। इधर सिलेक्ट लाइंस भी होती हैं S1 से लेकर, सपोज कर लो मैं SM-1 तक ले रहा हूं, कंसीडर कर ले रहा हूं। तो ओवरऑल सिलेक्ट लाइंस कितनी होगी, N सिलेक्ट लाइंस होगी और M ही इनपुट लाइंस होगी। तो कौन सी इनपुट जाकर आउटपुट पे कनेक्ट होगी वो कौन डिसाइड करेगा, सिलेक्ट लाइन। तो इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लेक्सर। क्लियर है। तो सेवरल इनपुट लाइंस है और आउटपुट क्या है, एक। तो क्या करना है, स्विच वन ऑफ द सेवरल इनपुट लाइंस टू द सिंगल आउटपुट लाइन, तो उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लेक्सर। सो फुल एडर की डेफिनेशन क्या है, फुल एडर की डेफिनेशन है, इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज्ड टू परफॉर्म एडिशन ऑफ अ 3 इनपुट्स। ये क्या परफॉर्म करता है, एडिशन परफॉर्म करता है कितने इनपुट बिट्स की, 3 इनपुट बिट्स की, जिसके अंदर ए और बी कोई भी 2 इनपुट बिट्स ले लो और जो थर्ड होगा वो क्या होगा, कैरी। समझ गए। और आउटपुट इसके क्या होते हैं, सम एंड कैरी। तो इस पे मैंने पूरी वीडियो अपनी बना रखी है, आउटपुट आर सम एंड कैरी। तो इसके ऊपर मैंने अपनी पूरी वीडियो बना रखी है, चैनल के ऊपर जाकर आप देख सकते हैं फुल एडर। तो नेक्स्ट ऑप्शन है डीमल्टीप्लेक्सर। सो डीमल्टीप्लेक्सर की डेफिनेशन क्या है, इट इज अ डिवाइस दैट टेक वन इनपुट सिग्नल एंड स्विच टू द सेवरल आउटपुट सिग्नल। देखो क्या होता है कि हमने मल्टीप्लेक्सर पढ़ा था, उसके अंदर क्या था कि इनपुट लाइंस कई थी और एक आउटपुट लाइन थी। जबकि अंदर डीमल्टीप्लेक्सर के अंदर क्या होगा, उल्टा होगा, एक इनपुट लाइन होगी और सेवरल आउटपुट लाइंस होगी। और कौन डिसाइड करेगा कि ये इनपुट लाइन कौन से आउटपुट पर जाकर कनेक्ट होगी, या तो ये इस पर होगी या फिर ये इसके पर होगी कनेक्ट, वो कौन डिसाइड करेगा, सिलेक्ट लाइंस। क्लियर है। तो डीमल्टीप्लेक्सर की डेफिनेशन क्या है, इट इज अ डिवाइस दैट टेक्स वन इनपुट सिग्नल एंड स्विच टू द आउटपुट सेवरल आउटपुट सिग्नल, वन ऑफ द सेवरल आउटपुट सिग्नल। ठीक है। फ्लिप फ्लॉप की डेफिनेशन क्या है, इट इज अ मेमोरी डिवाइस यूज टू स्टोर द सिंगल बिट ऑफ डाटा, स्टोर अ सिंगल बिट ऑफ डाटा, सिंगल बिट ऑफ डाटा, ये मेमोरी डिवाइस है। क्लियर है इतनी बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 क्वेश्चन। अ जनरेशन स्टेशन हैज अ एवरेज डिमांड एंड अ मैक्सिमम डिमांड ऑफ, एवरेज डिमांड कितनी दे रखी है, देखो 2 क्वेश्चन आगे फैक्टर्स के ऊपर। तो फैक्टर्स तो आपको 100% करके ही जाने हैं पेपर्स के अंदर, इलेक्ट्रिकल के पेपर के अंदर। 48,000 किलोवाट और जो मैक्सिमम डिमांड है वो क्या है, 96,000 किलोवाट। ठीक है। अब प्लांट कैपेसिटी फैक्टर जो है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर जो है वो क्या दे रखा है, 0.48 दे रखा है। क्लियर है। तो हमें क्या पूछ रहा है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पूछ रहा है कि कितनी कैपेसिटी इंस्टॉल्ड की गई थी, कितनी कैपेसिटी का जो प्लांट है वो इंस्टॉल्ड किया गया था। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर से ही हम क्वेश्चन को करेंगे। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज डिमांड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी, कि प्लांट की कितनी कैपेसिटी है, या फिर इसको आप इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी कह सकते हो। क्लियर है। क्लियर है इतनी बात। तो पीसीएफ हमें दे रखा है 0.48 और एवरेज डिमांड कितनी है हमारी 48,000 और प्लांट कैपेसिटी हमें निकालनी है। तो देखो 48,000, ये 0.48 इधर जाएगा, प्लांट कैपेसिटी इधर आएगा, 148 से 48, तो क्या हो गया ये 1 लाख वॉट। तो देखो किलोवाट, सॉरी, क्योंकि यूनिट इसकी भी किलोवाट में थी, तो 1 लाख किलोवाट।
तो देखो कहाँ है आंसर, सो फोर्थ आंसर इज 1 लाख किलोवाट। तो ये रहा हमारा आंसर। तो देखो मैक्सिमम डिमांड हमें ऐसे ही दे रखा था, इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं थी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था। अगर आपको फॉर्मूला आते हैं सभी फैक्टर्स के तो क्वेश्चंस में से आंसर फाइंड आउट करना बिल्कुल इजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इफ द करंट थ्रू द कॉइल हैविंग अ इंडक्टेंस ऑफ 0.5 हेनरी इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 5 एम्पेयर टू 2 एम्पेयर in 0.05 सेकेंड, कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। देखो इंडक्टेंस कितनी दे रखी है, एल की वैल्यू क्या दे रखी है 0.5 हेनरी। और जो I1 है देखो क्या बोल रहा है, वो ध्यान से इस चीज को सुनना है। 5 से 2 एम्पियर हो रहा है, तो I1 क्या था 5 और I2 क्या है 2 एम्पियर। और कितने टाइम में हो रहा है, चेंज इन टाइम क्या मतलब, चेंज इन टाइम मतलब 0.05 सेकेंड में हो रहा है, 0.05 सेकेंड में हो रहा है। तो हमें क्या पूछ रहा है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी। क्लियर है। सो एल 0.5, चेंज इन करंट कितना हुआ, डी आई स्टैंड फॉर चेंज इन करंट। तो चेंज इन करंट को हम कैसे लिखेंगे, I2 माइनस I1 डिवाइडेड बाई डी टी। तो 0.5 इंटू 2 माइनस 5 ओवर 0.05 सेकेंड। ठीक है। सो 0.5 ये अगर मैं डिजिट को हटाता हूं डेसिमल को, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 5 क्या होया -3 इंटू 10 माइनस 30 वोल्ट। क्लियर है। तो -30 वोल्ट, ऐसे सपोज करो हमारा ऑप्शन के अंदर 30 वोल्ट भी दिया होता तो मोस्टली कई बच्चे क्या करते हैं 30 वोल्ट को सीधा टिक कराते हैं, बिकॉज वो यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि चेंज इन करंट 5 माइनस 2 3 ले लेते हो। तो हमेशा जो चेंज इन करंट होगा वो I2 माइनस I1 होगा। क्लियर है इतनी बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। द वैल्यू ऑफ आर, एक्सएल एंड एक्सी आर 20, 30 एंड 10 ओम। आर की वैल्यू क्या दे रखी है 20 ओम एंड एक्सएल 30 एंड एक्सी 10 ओम। द नेट रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। देखो ये सीरीज आरएलसी सर्किट की बात हो रही है क्योंकि तीनों सीरीज के अंदर कनेक्ट हैं। और ये भी क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पढ़ो उसने क्या पूछा, द नेट रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। उसने ओवरऑल रिएक्टेंस पूछी है, इम्पीडेंस नहीं पूछा है। मोस्टली बच्चों का रट्टा इम्पीडेंस का लगा होता है तो बच्चे इम्पीडेंस की वैल्यू लिखाते हैं। ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी, उसने ओवरऑल नेट रिएक्टेंस पूछी है तो रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होगी सीरीज आरएलसी सर्किट में, एक्सएल माइनस एक्सी। तो एक्सएल की वैल्यू क्या है 30 माइनस 10 20 ओम। क्लियर है इतनी बात। और जो इम्पीडेंस होगा वो क्या होगा, R प्लस जे R प्लस R का स्केयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्केयर। क्लियर है इतनी बात। अगर आपने इसको दूसरे फॉर्म में भी लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हो, R प्लस जे ओमेगा एक्सएल माइनस एक्सी। क्लियर है इतनी बात, समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमें क्या कहता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस फॉर्म आ। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपली वेबसाइट, क्योंकि वेब पेजेस के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, वेबसाइट। सो क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। एन आइडियल वोल्टेज सोर्स हैज 0 इंटरनल रेजिस्टेंस। जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा उसका क्या होगा, 0 इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर। और जो आइडियल करंट सोर्स होगा उसका क्या होगा, इन्फिनाइट रेजिस्टेंस। इन्फिनाइट रेजिस्टेंस। क्लियर है। आइडियल करंट सोर्स को हम ओपन सर्किट से दिखाते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट से दिखाते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स प्रोवाइड आउटपुट एज अ 1 व्हेन बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट। मतलब दोनों इनपुट जो है वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए और आउटपुट पे हमें क्या मिलना चाहिए, 1। तो लाइन में देखेंगे, पहले हम देखेंगे जोर गेट। जोर गेट हमारा का सिंबल इस तरह से होता है कुछ। अगर हमने इनपुट पे लिया ए बी तो आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए, ए बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है इतनी बात।
तो देखो जब क्या बोल रहा है कि दोनों इनपुट्स हमारे डिफरेंट होने चाहिए, 0 1 दोनों इनपुट डिफरेंट है, तो क्या हमें आउटपुट में मिल रहा है, देखो 0 मल्टीप्लाई बाय बी का कॉम्प्लीमेंट 0 प्लस 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 और 1 एज इट इज, तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर 1। तो हमें आउटपुट पे क्या मिल रहा है 1 और हमारे दोनों इनपुट्स क्या हैं डिफरेंट है, ठीक है। तो हमारा आंसर जोर गेट ही होगा। नॉर गेट भी देख लो आप, नॉर गेट का सिंबल क्या होता है, ऐसे करके कुछ होता है, ए और बी अगर मैं इनपुट दूं तो इसका जो आउटपुट हमें मिलता है ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट मिलता है, होल कॉम्प्लीमेंट। और एक्स नॉर गेट जो होता है, एक्स नॉर गेट हमारा इस तरह से कुछ दिखता है। अगर ए और बी आउटपुट पे दूं तो इसका जो आंसर होता है, या तो वो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको या तो ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है। तो जब भी आप इनपुट डिफरेंट देकर इसमें चेक कर लेना, आपको जो आउटपुट मिलेगा वो 1 नहीं मिलेगा। एंड गेट आपको पता ही है, ऐसे करके होता है ए बी, इसका आउटपुट क्या होता है ए डॉट बी। क्लियर है इतनी बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द डैम्पिंग टॉर्क इन अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट इज कॉज्ड बाय द, देखो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के अंदर 3 टॉर्क्स होती हैं। सबसे पहली कौन सी होती है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, सपोज कर लो आपके पास वोल्ट मीटर है जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, उसके अंदर जो पॉइंटर होता है वो मूव करता है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमें किस लिए चाहिए होती है, पॉइंटर को मूव कराने के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी टॉर्क होती है वो कौन सी होती है, कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क हमें किस लिए चाहिए होती है, जो पॉइंटर मूव कर रहा होता है उसको एक मतलब पॉइंट के ऊपर स्टिल करने के लिए, मतलब एक नंबर के ऊपर, जैसे 0 से लेकर 7 तक 10 तक नंबर बने हैं, किसी एक पॉइंट के ऊपर नंबर के ऊपर स्टिल करने के लिए कंट्रोलिंग टॉर्क चाहिए होती है। तो वो कंट्रोलिंग टॉर्क हम किसकी हेल्प से देते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग। क्लियर है। उसके बाद क्या होता है, जो ये कंट्रोलिंग टॉर्क है ये क्या करती है, जब हमारा पॉइंटर मूव करता है, मूव करके वापस से वो आता है, तो वो क्या करता है, उस पोजीशन पर रुकता नहीं है। इनर्शिया की वजह से वो थोड़ा सा टिल्टेड, मतलब इधर हो जाता है, लेफ्ट साइड पे हो जाता है, जिसकी वजह से वो गलत रीडिंग भी दे सकता है इनर्शिया की वजह से। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये डैम्प आउट करता है, मतलब ये ऑसिलेट करता है, मूव करता है, ऑसिलेट करता है, तो इसको रिमूव करने के लिए, मतलब डैम्प आउट करने के लिए हम कौन सी टॉर्क का यूज करते हैं, डैम्पिंग टॉर्क का। तो डैम्पिंग टॉर्क इज यूज टू डैम्प आउट द ऑसिलेशन, यूज टू डैम्प आउट द ऑसिलेशन, ठीक है। तो ये किसकी वजह से प्रोवाइड की जाती है, एडी करंट की वजह से। एडी करंट की वजह से हम इसे प्रोवाइड करते हैं, मतलब हम ही, मतलब एडी करंट की वजह से ये डैम्पिंग टॉर्क होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिफायर नेम एज पर द नेमिंग रूल्स ऑफ द सी लैंग्वेज। देखो सी लैंग्वेज के अंदर आइडेंटिफायर को लिखने के रूल्स हैं कुछ। पहला रूल क्या कहता है कि हम लेटर्स, आइडेंटिफायर के अंदर लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। सिर्फ इन 3 चीजों का यूज कर सकते हैं। लेटर कौन से, ए से लेकर, स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक, या फिर कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, डिजिट्स 0 से 9 तक, अंडरस्कोर जिसको हम क्या कहते हैं, पैरों में ये साइन, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। और दूसरा जो रूल होता है वो क्या होता है कि कभी भी हम जो आइडेंटिफायर को स्टार्ट करते हैं वो लेटर के साथ स्टार्ट करते हैं। ऑलवेज स्टार्ट विद द लेटर। कभी भी हम डिजिट्स ऑलवेज स्टार्ट विद द लेटर और अंडरस्कोर। कभी भी हम डिजिट के साथ नहीं स्टार्ट कर सकते आइडेंटिफायर को, या तो डिजिट्स के लेटर के साथ स्टार्ट होगा या तो फिर अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट होगा। देखो पहले ऑप्शन के अंदर डिजिट्स के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। थर्ड ऑप्शन में फाइनल एग्जामिनेशन, देखो इस सिंबल्स का यूज किया गया फाइनल और एग्जामिनेशन के बीच में, तो कोई भी सिंबल हम यूज नहीं कर सकते आइडेंटिफायर के अंदर, क्योंकि 3 ही चीज यूज कर सकते हैं, लेटर, डिजिट्स और अंडरस्कोर। और फोर्थ को जो है हमारा ऑप्शन, उसके अंदर भी डिजिट्स के साथ स्टार्ट कर रखा है, तो वो भी हम यूज नहीं कर सकते। तो बचा हमारा सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन हमारा ट्रू है, क्योंकि लेटर्स के साथ स्टार्ट कर रखा है और डिजिट्स भी यूज कर रखे हैं, ठीक है। समय कितने बार, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 28। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना है।
बहुत मेहनत लगती है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 है सीरीज आरएलसी सर्किट। देखो 2 क्वेश्चन आए हैं इस बार सीरीज आरएलसी सर्किट के। सीरीज आरएलसी सर्किट का एक और क्वेश्चन आ गया। एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी। आपको पता है कि वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, वी आर का स्केयर प्लस वी एल स्केयर माइनस वी सी का स्केयर। तो ये हमारा सीरीज आरएलसी सर्किट के अंदर वोल्टेज का ओवरऑल फॉर्मूला होता है। और आपको पता है अगर मैं इसको एज इट इज रहने दूं और इसको इसका ऐसे कर लो, चलो, होल स्केयर माइनस आई एक्सी का होल स्केयर, ठीक है, वी आर का होल स्केयर प्लस आई कॉमन ले लिया मैंने, आई का स्केयर कॉमन ले लिया, एक्सएल माइनस एक्सी। तो आपको पता है एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सी होता है रेजोनेंस में। एट रेजोनेंस एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। क्लियर है इतनी बात। तो रेजोनेंस में एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होगा। डेट मीन्स ये जो होगा ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी 0 हो गया। तो बचा क्या, वी आर का स्केयर, और जब हम स्केयर रूट को ओपन करेंगे तो वी एस इज इक्वल टू वी आर। तो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। द इकोनोमाइजर ऑफ द स्टीम टर्बाइन सिस्टम इज लोकेटेड इन द फीडिंग वाटर सर्किट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको इमेज शो करी है। इस इमेज के अंदर आप इकोनोमाइजर को देख सकते हैं। ये इसका काम क्या होता है कि जो ये हीट को कैप्चर करता है, वेस्ट हीट को, किसमें से, फ्लू गैस के अंदर से। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्लू गैस इसके अंदर फ्लो हो रही है। तो फ्लू गैस के अंदर से जो वेस्ट हीट होगा उसको ये मतलब कैप्चर कर लेगा, और उसके बाद इसके आप साइड से देख रहे हैं, राइट हैंड साइड से वाटर को फीड किया जा रहा है। तो ये वाटर को मतलब हीट अप करेगा, उस गैस को, उस हीट को लेकर वाटर को हीट अप करेगा बिफोर एंटर इनटू द बॉयलर। मतलब फीड वाटर बॉयलर के अंदर एंटर करने से पहले हम इसको इकोनोमाइजर के अंदर हीट करते हैं बाय कैप्चरिंग द वेस्ट हीट फ्रॉम द फ्लू गैस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कह रहा था, 3 रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम आर कनेक्टेड इन द डेल्टा, द वैल्यू ऑफ ईच ब्रांच ऑफ द इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन विल बी। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या पूछा गया है कि डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करना है, डेल्टा टू स्टार। ठीक है, तो डेल्टा में आपको पता है 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं 3 ओम के, 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं। और आपको पूछा है कि स्टार ब्रांच में रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी, RA, RB और RC। सबसे पहले तो इसका सिंपल क्वेश्चन है कि, और सिंपल मतलब आंसर्स है, ट्रिक की कह लो या तो, कि जब भी हम स्टार डेल्टा टू स्टार करते हैं तो जो स्टार के जो कनेक्शंस होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, वो 1/3 हो जाते हैं डेल्टा से। जो स्टार का जो रेजिस्टेंस होता है वो 1/3 हो जाता है रेजिस्टेंस ऑफ डेल्टा। और ये किस केस में होगा, जब तीनों के तीनों रेजिस्टेंस सेम वैल्यू हो गए। समझ गए इतनी बात। तो कभी भी डिफरेंट वैल्यू के रेजिस्टेंस पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। जब हमारे तीनों के तीनों रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के होंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ स्टार इज इक्वल टू द 1/3 ऑफ आर डेल्टा। मतलब तीनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ओम आ जाएगी। क्लियर है इतनी बात। तो 1 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं इसका आपको दूसरा भी मेथड बता देता हूँ इसको किया कैसे जाता है। तो RA की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इन दोनों को हम कंसिडर करते हैं 3 × 3 मल्टीप्लाई में, और डिवाइड किससे करते हैं, 3 + 3 + 3 ओवरऑल तीनों को एडिशन से डिवाइड करते हैं। तो 9 बाय, ये आप कह लो 9/9 1 ओम हमारा आंसर आ गया। तो ये इसका फॉर्मूला है। RB को कंसिडर करना है तो 3 × 3 डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन। क्लियर है। तो अगर हमने ये देखो स्टार टू डेल्टा था ना, अगर हमने डेल्टा टू स्टार भी करना है ना, स्टार टू डेल्टा, R डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, R डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, अगर हमने स्टार टू डेल्टा मूव करना तो वो होगी R स्टार।
3 ऑफ आर स्टार। तो ये हमारी ट्रिक होती है दोनों के अंदर कि जब भी तीनों रेजिस्टेंस सेम हो तो अगर स्टार की वैल्यू क्या होगी 1/3 ऑफ आर डेल्टा और डेल्टा की वैल्यू क्या होगी 3 इंटू आर स्टार। क्लियर है इतनी बात? तो चलो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सीपीयू रजिस्टर contain the address of the next instruction to be fetched from the main memory when the previous instruction has been successfully completed। तो ये माइक्रो प्रोसेसर का क्वेश्चन है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर का क्वेश्चन है ये। तो देखो जब भी जो हमारा प्रोग्राम काउंटर होता है, प्रोग्राम काउंटर, तो जो हमारा प्रोग्राम काउंटर होता है पीसी प्रोग्राम काउंटर, इसके अंदर हम किसको स्टोर करते हैं? एड्रेस को स्टोर करते हैं। किसके एड्रेस को? इंस्ट्रक्शंस के एड्रेस को स्टोर करते हैं, एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसके अंदर इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये देखो चारों के चारों तो रजिस्टर है। MAR स्टैंड्स फॉर MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। साफ पता लग रहा है कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, तो ये किसको स्टोर करेगा? स्टोर द एड्रेस ऑफ अ मेमोरी। इसके अंदर मेमोरी के एड्रेस को स्टोर किया जाता है। ठीक है, और MDR स्टैंड्स फॉर द मेमोरी डाटा रजिस्टर, मेमोरी डाटा रजिस्टर। तो इसके अंदर किसको स्टोर किया जाएगा? इसके अंदर स्टोर किया जाएगा डाटा को। ठीक है, कौन से डाटा को? जिसको हमने रैम में स्टोर करना है, टू बी स्टोर्ड इन अ रैम। ठीक है, क्लियर है। और जो एक्यूमुलेटर होता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है हमारे 8085 का, और इसको भी हम रजिस्टर ही कंसिडर करते हैं। मोस्टली बच्चों को पता नहीं होता, रजिस्टर ही होता है ये भी। और ये क्या स्टोर करता है? इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग अ डाटा, इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग अ डाटा। कौन से डाटा को स्टोर करता है? जिसको हमने ALU में भेजना होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में, फॉर परफॉर्मिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। उन डाटा को ये अपने अंदर स्टोर करके रखता है। उसके बाद एक्यूमुलेटर से हम किसके अंदर भेजते हैं? ALU के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोग्राम काउंटर, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस के एड्रेस को कौन स्टोर करके रखता है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को मतलब फैच करता है मेन मेमोरी से व्हेन द प्रीवियस इंस्ट्रक्शन हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को तो प्रोग्राम काउंटर ही स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32, 1 हेनरी प्योर इंडक्टर कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर विल स्टोर एनर्जी। सो एनर्जी इन अ कंडक्टर एनर्जी ऑफ अ इंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी ऑफ अ इंडक्टर फॉर्मूला है हाफ I² L। तो हाफ I² L का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। हाफ इंटू कितना करंट दे रखा है? 3 इंटू 3 इंटू 1 हेनरी। तो क्या आ जाएगा? 9/2 4.5 जॉल। हमेशा ध्यान रखना कि एनर्जी हमेशा जॉल में होती है, वॉट में तो पावर होता है। जो वॉट का ऑप्शन दे रखा है ना पहला, ये पावर का है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ल्ड वाइड वेब इज इन्वेंटेड बाय। देखो इसके अंदर अब इन्वेंशन के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जीके का क्वेश्चन है ये। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो किसने इन्वेंट करी थी? टिम बर्नेट्स ली ने। ठीक है, जो लैरी पेज है उसने क्या इन्वेंट करा था? गूगल। लैरी पेज ने क्या इन्वेंट करा था? गूगल। गूगल दो जनों ने मिलकर इन्वेंट करा था, लैरी पेज ने और सर्जी ब्रिन ने। ठीक है, तो गूगल को दो जनों ने इन्वेंट करा था, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। ठीक है, और जो ये डोनाल्ड है इसने क्या इन्वेंट की थी? टेक्स्ट की लैंग्वेज इन्वेंट की थी, टेक्स्ट की लैंग्वेज। देखो ये जो आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके अंदर ये नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन और मेन आंसर ही देखना है, आपने बाकी आंसर ऑप्शंस को भी कंसीडर करके चलना है। बिकॉज आज अगर ये पूछे गए हैं तो पेपर के अंदर, तो फॉरवर्ड फ्यूचर के अंदर भी किसी न किसी पेपर के अंदर जरूर आएंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट लैंग्वेज किसने इन्वेंट करी थी? डोनाल्ड ने। बिल गेट्स किसका फाउंडर है? माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट दो जनों ने मिलकर बनाई है, बिल गेट्स और पॉल एलन ने। बिल गेट्स और पॉल एलन, तो दो जनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट को इन्वेंट किया है। क्लियर है, तो इस पार्ट के अंदर मैंने 33 क्वेश्चन को ही कंसिडर किया है। तो जो आने वाला पार्ट होगा नेक्स्ट पार्ट, उसके अंदर मैं बाकी के क्वेश्चंस को कंसिडर करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, इसलिए मैंने थोड़े क्वेश्चंस ही कंसिडर किए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को।